अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः फाल्गुन शुद्ध चतुर्दशी पौर्णिमा च दिनांक 6 मार्च 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रमेय के बारे में जो सवाल उठाया था एक बार तो रिपीट करें। सर प्रणाम। हाँ सर सवाल ये था कि हम लोग प्रमेह को कैसे समझें। जैसे हमारे पास केसेस आते हैं डायबिटीज को लेके कि जो जिनके ब्लड में शुगर का लेवल रहता है या यूरिन में शुगर का लेवल रहता है, ओलिगोसूरिया और ये हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड में और यूरिन में, तो उसको हम लोगों को कैसे देखना चाहिए? क्या हम उसको कफज देखें, पित्तज देखें या वातज देखें? नंबर 1, क्योंकि प्रमेह प्रभुता विल मूत्रता प्रचुरम वारम वारम मेहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे सा प्रमेह, इस तरीके से आयुर्वेद में इसको माना गया है। कई बार हम लोग उसको और डिटेल में जाते हैं तो देखते हैं कि तरीके के कफज प्रमेही में 3 तरीके के प्रमेही इस तरीके के मिलते हैं। सांद्र प्रसाद में है, इच्छु बालिका में है और एक और है जिसमें ब्लड और यूरिन दोनों में हमारे शुगर रहता है। तो जो हमारे पास पेशेंट आता है जिसका हम HB ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन देख लेते हैं या ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी देख लेते हैं, बढ़ा हुआ निकलता है, तो हम उसको वातज प्रमेही सोचने लग जाते हैं। जबकि हमको ये भी देखना चाहिए कि 3 तरीके के कफज प्रमेही में भी ये स्थिति बनती है, तो क्यों हम उसको कफज नहीं देखते? क्योंकि कफज में कफज प्रमेही करके अगर हम देखते हैं पेशेंट को तो वो बहुत ईजिली साध्य होता है। अगली चीज कि प्रमेह में हम जो चिकित्सा सिद्धांत अपनाते हैं चरक चिकित्सा के अनुसार, उसमें 2 तरीके के प्रमेही बोले गए हैं कि स्थूल प्रमेही और कृष्ण प्रमेही। 2 चिकित्सा का इंडिकेशन किया गया है और संतर्पण चिकित्सा मुख्यतः मधुर रस से होती है और मॉडर्न साइंस जो होती है मधुर रस ही
बंद कर दिया करता है। तो संतर्पण चिकित्सा जो स्थूल प्रमेही में करते हैं वो शोधन के बाद करते हैं, और जो कृष्ण प्रमेही में करते हैं वो डायरेक्ट संतर्पण चिकित्सा हम कर दिया करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि कोई भी कफज प्रमेही अपतर्पण कराए जाने की वजह से वातज प्रमेही में कन्वर्ट न हो जाए, जो कि स्थिति असाध्य बन जाती है। अगली चीज ये बोला गया है कि जो हमारा प्रमेही होता है, जो वातज प्रमेही होता है, वो उसकी चिकित्सा चरक ने नहीं बताई है, लेकिन उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है कि कौन सा वातज प्रमेही असाध्य है। जो डायरेक्ट वातज प्रमेही में ही कन्वर्ट हुआ वही असाध्य उन्होंने बताया है, लेकिन जो कि कफज से वातज में आया है या पित्तज से वातज में कन्वर्ट हुआ है उसको उन्होंने कृत्य साध्य या साध्य की स्थिति में रखा है। तो इस पे सर आपने बोला था कि परसों मैं अपना विचार रखूंगा, तो वही सर रिमाइंड कराना था सर। प्रणाम। ओके, ठीक है। इसमें बहुत सारे सवाल है एक सवाल नहीं है, और ये शायद प्रमेय के ऊपर एक पूरा व्याख्यान हो जाएगा, इस प्रकार का रहेगा। और यही मुसीबत केवल प्रमेय की नहीं है, बाकी रोगों की भी है। ये एक अहम बात इस प्रकार की है, तो सभी को देखना पड़ेगा, सभी के बारे में विचार करना पड़ेगा। एक हुआ है ऐसा कि हमारा रोगों की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही पूरी तरीके से बदल गया जब एलोपैथी का निदान, एलोपैथी की पद्धति, परीक्षा पद्धति को हम देख रहे हैं। तो मूत्र विवरण प्रभेदेन भेदो महेशु कल्प्यते, ये जो बात कही गई थी, और प्रभुता विलम मूत्रता, ये जो बात कही गई थी, तो चंद ही मरीज ऐसे मिलते हैं कि जिनमें प्रभुता विलम मूत्रता इस प्रकार की मिलती है। जब नया निदान होता है प्रमेय का किसी व्यक्ति में, तो ये प्रायः इंश्योरेंस करवाना है, दूसरी कोई चिकित्सा करवानी है, या फिर ऐसे ही देख लेते हैं और पता चल जाता है कि डायबिटीज है। प्रमेय के एक भी लक्षण नहीं होते हैं, फिर भी एलोपैथी उसको लेबल कर देती है, क्योंकि अकरेंस ऑफ हाई शुगर लेवल इज डायबिटीज, तो इसके आधार पर उसको डायबिटीज माना जाता है। और फिर ये शर्करा को नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, अपतर्पण शुरू हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। इसमें अगर हमारे शास्त्र के अनुसार भी लक्षण है, स्वेदोगंत शिथिलत्व मंगे वगैरह पूर्व रूप जो बताए गए हैं, और फिर लक्षण प्रभुता विलंब मूत्रता वगैरह इस प्रकार से, तो शायद हम उसको प्रमेह कह सकते हैं। और फिर उसमें माताज पित्तज कफज इस प्रकार का क्लासिफिकेशन करके है, और फिर कफज में है और अनुवंशिकता नहीं, तो हमारे हिसाब में भी साध्य है। लेकिन प्रमेही रोगियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है कि जिसको अनुवंशिकता इस प्रकार की नहीं है। तो प्रायः 90% से ऊपर भी अनुवंशिकता वाले ही मिलते हैं। तो ये हमारे हिसाब में याप्य इस प्रकार के रहेंगे। और दवाइयाँ, आहार विहार इन सभी के जरिए मेंटेन होते रहेंगे, जैसे एलोपैथी में अभी मेंटेन होते हैं। फिर भी शुगर लेवल एलोपैथी में मेंटेन होती है, तो डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता। डायबिटीज अपने आप अंदर से अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और इसीलिए ये डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेप्रोपैथी, न्यूरोपैथी इस प्रकार के होते रहते हैं, जिनका सॉल्यूशन एलोपैथी में मैकेनिकल इस प्रकार का ज्यादा है। मूल रूप से उसको ट्रीट करने का कोई संबंध नहीं है। तो हमारे पास ये मरीज नहीं आते थे, केवल शुगर कंट्रोल करनी है, डायबिटीज पता चल गया है, इसलिए हमारे पास मरीज नहीं आते थे। क्योंकि एलोपैथी में सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए शुगर कम हो जाना, ब्लड शुगर कम हो जाना, और शायद उससे जुड़े कोई लक्षण है, प्यास ज्यादा लगना, थकान आना वगैरह इस प्रकार से,
तो शायद वो भी इससे कम हो जाते हैं, और लोग मानते हैं कि मैंने डायबिटीज पर कंट्रोल कर लिया है, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बात सही इस प्रकार की नहीं है। तो हमारे हिसाब में प्रमेह है या नहीं है, ये देखना उचित रहेगा। हमारा निदान कुछ और भी हो सकता है, उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे और फिर शुगर लेवल अपने आप नॉर्मल हो गई, इस प्रकार की बात हो सकती है। कोलटकर सर ने एक बुजुर्ग वैद्य का अनुभव बताया था कि उनके पास कोई मरीज डायबिटीज के लिए आया था, शुगर हाई थी, इसलिए उन्होंने लवणवास कर दिया और वो ठीक हो गया और शुगर भी ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। तो सर ने पूछा, आपने लवणवास कर कैसे दिया? तो उन्होंने कहा, मेरा निदान अजीर्ण था मैंने अजीर्ण की चिकित्सा की है, मैंने डायबिटीज की चिकित्सा नहीं की है एक्चुअली। वो अपने आप ठीक हो गया उनके हिसाब से देखा जाए तो ये बात हो सकती है कि हमारा निदान कुछ अलग ही हो, और उसके जरिए हम कुछ कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात यह रहती है कि कई वैद्य शुगर लेवल हाई है, इसको प्रमेह मानकर प्रमेह की चिकित्सा करनी है ऐसा बोलते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं। उनका कहना है कि उन्हें रिजल्ट मिलते हैं, शुगर कम हो जाती है इस प्रकार से। वैसे बाजार में काफी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है शुगर लेवल कम करने के लिए। आयुष डिपार्टमेंट ने भी एक दवा लाई है इस प्रकार से, IME9 वगैरह ऐसा कुछ है मुझे है। तो इसमें ज्यादातर ये तिक्त का कषाय रसात्मक द्रव्य का प्रयोग होता है और जामुन के बीज का चूर्ण, करेला का चूर्ण, हल्दी और ये जो गुड़मार, इन सभी का प्रयोग ज्यादा होता रहता है। शायद इससे शुगर लेवल कम भी होती है, ऐसा है। लेकिन वो मूल मूल रूप से डायबिटीज की चिकित्सा है, ऐसी बात नहीं है। स्थूल प्रमेय ही बलवान है का ये जो बात बताई गई है, अति संतर्पण से अगर प्रमेय स्थौल्य ये बातें निर्माण हुई है तो हम आसानी से अपतर्पण कर सकते हैं। उसमें 3 दफा अगर खाना खा रहा है तो 2 दफा खाना खाना, ये दीक्षित जो डाइट बताते हैं इस प्रकार से। फिर चावल कम कर देना और ज्वार की रोटी पर भरोसा रखना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उससे वजन भी, मेद भी कंट्रोल में आ जाएगा, डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाएगा। तुल्य दुष्यत्व ये प्रमेय में सुख साध्यत्व का हेतु है। तो कफ और ये अतिरिक्त बढ़े हुए मेद और अबद्ध मांस ये जो बताए गए हैं, उनकी अगर भली भांति चिकित्सा होती है, उसके साथ में व्यायाम होता है, संक्रमण रूप व्यायाम सभी बताते हैं, मिनिमम 40-45 मिनट्स इस प्रकार का। और फिर बाकी भी व्यायाम प्रकार बता सकते हैं, कपालभाति भस्त्रिका ये भी काम करते हैं। तो इन सभी से स्थूल प्रमेय ही बलवान इस प्रकार के है तो रिजल्ट मिलते हैं, और शुगर लेवल कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है, स्फूर्ति बढ़ती है वगैरह वगैरह इस प्रकार। बात कृश प्रमेय की ज्यादा तकलीफ वाली है। जब डायबिटीज के जरिए वजन कम हो जाता है और कुशत्व आ जाता है, तो उसमें अपतर्पण तो नहीं कर सकते जितने आसानी से स्थूलता में, स्थौल्य में अपतर्पण कर सकते, उसमें अपतर्पण नहीं कर सकते हैं। तो उसमें पंचकर्म करा के फिर अपतर्पण संतर्पण करना, ये बात बताई गई है। और उस संतर्पण में एवं कार्य, संतर्पण ही करना है ऐसा भी बताया गया है। ऊर्ध्वम तथा अधश्च मले पनीत महेश संतर्पण में एवं कार्य। तो अगर हमारा निदान मेह है तो ये सभी बातें होती है, अगर हमारा निदान कुछ अलग ही है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता, केवल हाई शुगर लेवल है इसलिए हम उसको प्रमेह कहे, ये बात सही नहीं है। लेकिन ये बात
हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, कुछ भी लक्षण नहीं है, कामाला वगैरह कुछ भी नहीं है, HIV पॉजिटिव है, कुछ भी लक्षण नहीं है। ऐसे बहुत सारे रोगों में ऐसी स्थिति है कि लक्षण कुछ भी नहीं है, और एलोपैथी ने लेबल कर दिया कि ये फलानी बीमारी बीमारी है इस प्रकार से। तो ये व्यापक रूप से इस सभी को देखना चाहिए। जैसे व्यभिचारी हेतु हमारे यहाँ वर्णित है, वैसे मैं मानता हूँ कि इसको व्यभिचारी लक्षण माना जाए, कि लक्षण है एलोपैथी के हिसाब से, लेकिन बीमारी हमारे हिसाब से नहीं है, या फिर हमारे हिसाब में वो रोग नहीं है, अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के जरिए निदान सामने आ जाता है कि ये निदान इस प्रकार का है एलोपैथी के दृष्टि से। तो ये बहुत जगह ये समस्या है, केवल डायबिटीज की समस्या है ऐसी स्थिति नहीं है। तो पुरुष व्यक्ति और खास करके जिनमें स्ट्रेस ज्यादा है, विचार बहुत ज्यादा है, उनके बारे में शुगर लेवल मेंटेन नहीं होती, एलोपैथी में भी मेंटेन नहीं होती। चाहे वो इंसुलिन शुरू करे और कुछ करे, फिर भी शुगर लेवल मेंटेन नहीं होती इस प्रकार से। तो इस हालत में मानसिक संतुलन होना यही आवश्यक रहेगा, और वो आसान नहीं है। जो परिस्थिति है, जिस तरीके से उस सभी के बारे में सोचा जाता है, इन सभी के आधार पर शरीर में अपतर्पण शुरू हो जाता है, और फिर उसको काउंटरएक्ट करने के लिए संतर्पण होना चाहिए। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो उस प्रकार का संतर्पण जिससे प्रमेह न बढ़े, शुगर लेवल न बढ़े, इस प्रकार का कुछ करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो 2 दफा खाना खाना, और देसी गाय का दूध लेना। सर की मिस्टर वेयर शैल वी गेट प्रीवियस रिकॉर्डिंग। विलोप से एक बार बात करें। मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी जाते हैं दिलीप गाडगिल करके, और विलोक के यहाँ भी जाते हैं ये सभी रिकॉर्डिंग जो है वो। तो उसकी लाइब्रेरी में होता है, शायद उसका सब्सक्रिप्शन देना पड़े थी, 365 ऐसा कुछ था बरस के लिए, हर दिन का 1 रुपया 1 नाइट। तो विलोप से कांटेक्ट करो तो वो पता चल जाएगा। अब बात यह है, बभोपद्म मांसम शरीरजम क्लेदहा वगैरह वगैरह, ये जो बातें आयुर्वेद की दृष्टि से बताते हैं, वो अगर मौजूद है इस प्रकार से, तो उन सभी बातों को टालना ये जरूरी होगा। और हमारे हिसाब में अग्नि का अहम महत्व है। नेह कल्पना मोर यूजफुल लाइक त्रिकंटकादिघृत महाकल्याण एक्सेट्रा इन पुरुष प्रमेय। या लेकिन ये भी देखना है कि अग्नि कैसा है। ये चिंता शोक वगैरह से या विचार से अग्निमान जब ये हो जाता है, अन्न का पचन नहीं होता, और इसलिए सीधे स्नेह के ऊपर नहीं उतर आ सकते, ऐसा है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि किस तरीके से इसमें मार्ग निकाले। नंबर प्लीज 9850399850391584। 'जस्ट चेक द नंबर', मुझे 1854 या 1584। 1584 है बराबर। 9850391584, दिस इज करेक्ट नंबर।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पुरुष व्यक्ति अगर है स्नेहास्युर्येष चिंतकाः, जो चिंता करने वाले है, चिंतक है, वो स्नेह्य है। तो केवल आभ्यंतर स्नेह के बारे में सोचना है ऐसा नहीं है। त्रिकंटकादि ये अच्छा है, अभी आया है इस प्रकार से। तो बाह्य स्नेह, शिरोभ्यंग वगैरह वगैरह, निद्रा अच्छी होनी चाहिए। इन सभी में जो प्रॉब्लम है वो निद्रा अच्छी नहीं होती है, वो 3 उपस्तंभों में से एक है। और फिर इसके जरिए वात वृद्धि होती रहती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी लाइफस्टाइल को अच्छी तरीके से देखना है, तो शायद ये बात हो सकती है। और फिर संतर्पण जाति के मेडिसिन जैसे कि वसंत कुसुमाकर हो, शतावरी हो, ये बिदारी वगैरह, इस प्रकार के कुछ हो द्रव्य, ताप्यदिलो हो, इस प्रकार से दवाइयों का प्रयोग करना है। लेकिन फिर भी ये मुश्किल मामला है थोड़ा सा। प्रमेह गजे के स्त्री वगैरह वगैरह इस प्रकार के दवाइयों का भी प्रयोग होता रहता है। महेशो धात्री निषेध, इसका भी प्रयोग होता रहता है। लेकिन मूल रूप से मानस भावों को जब तक देखेंगे नहीं और उनको ट्रीट नहीं करेंगे तब तक ये ट्रीट नहीं होता। और एलोपैथी में भी ये ट्रीट नहीं होते। क्या आजकल के लिए जा रहे इलाज अनुसार, जिसमें जिस डायबिटीज की एक जैसी ही तिक्त रस प्रधान दवा जिंदगी भर के लेने लिए सलाह देते हैं, क्या यह उचित है? क्योंकि आकाश और वायु प्रधान तिक्त रस एक स्थिति में वायु की वृद्धि कर प्रमेह को असाध्य की तरफ लेके गया। ये तो सही है, लेकिन अभी फार्मेसी का जो रिसर्च है, फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च है लोग में पूरा, इससे शुगर लेवल कम हो जाती है। इसके जरिए ये बता देते हैं कि हाँ बस अब काम हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये दवाइयाँ जन्म भर लेते रहो, इस प्रकार से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये डायबिटीज भीतर ही भीतर बढ़ता ही रहता है, कॉम्प्लिकेशंस उसकी होती ही रहती है। और उसके लिए तो एलोपैथी में कोई ठोस उपाय नहीं है, मैकेनिकल मीन्स है। रेटिनोपैथी हो गई तो लेजर करो, नेफ्रोपैथी हो गई तो डायलिसिस शुरू करो या किडनी ट्रांसप्लांट करो, बस यही सिलसिला चलता रहता है। तो ये वास्तव में इलाज नहीं है, इसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार की नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि योग ही इसमें कुछ कर पाएगा। व्यत्यासा संतर्पण अपतर्पण ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में भी यूजफुल हो सकता है। लेकिन इसमें हम केवल उन रिपोर्ट्स पर ध्यान देखते रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। रुग्णों को कैसे लग रहा है कि उसको ठीक लग रहा है, उसकी स्फूर्ति बढ़ गई है, उसके विचार कम हो गए हैं, उसकी नींद आ रही है, तो शायद शुगर ज्यादा होने पर भी हम समझ सकते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। लेकिन मरीज चाहते हैं कि रिपोर्ट्स में सुधार होना, ये आवश्यक है इस प्रकार से। और जब तक रिपोर्ट्स में सुधार नहीं होता तब तक उन्हें नहीं लगता कि ये दवा काम कर रही है, इस प्रकार। तो इस मानसिकता को कैसे बदले, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और जब ऐसी नौबत आ जाती है कि शुगर बहुत ही हाई है, 300-400 से ऊपर है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो लोगों को दिखाने के लिए शायद ये बात करनी पड़ती है कि शुगर लेवल कम हो जाए किसी न किसी तरीके से। चाहे जगन्नाथ दीक्षित फॉलो डाइट फॉलो करो, व्यायाम करो, या कुछ योग वगैरह करो, या अभी जो ये
केवल सीरियल्स का पाउडर बना के उसका डोसा वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे एक मेरी छात्र बनाती थी, और शुगर कम करने के लिए उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। ये वायु को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। लेकिन उसका कहना था कि उसके साथ घी ज्यादा ले लो, और पचन का तो देखना ही चाहिए, पचन हो रहा है नहीं हो रहा है इस प्रकार से। लेकिन चावल, रोटी, गेहूं की रोटी, चाहे ज्वार वगैरह ये सभी बंद कर देने का, ये सिर्फ इस प्रकार का डोसा उसका बनाने का, और उसके साथ में शायद आप सब्जी दाल ये ले सकते हैं इस प्रकार से। तो केवल वही करते हैं, तो HbA1c अगर 13-14 है तो भी नॉर्मल पे आ जाती है। दूसरा कुछ खाना ही नहीं है, खास करके चावल और रोटी खानी ही नहीं है, इस प्रकार का कहना था। अब ये अमेजोन पर मिलती है ऐसा मैंने सुना, उसका प्रोडक्शन बंद हो गया था। ये डी फ्लोर करके उसने मार्केट में लाया था। अभी शायद फिर से शुरू होगा। स्वाति मोहिते करके मेरी छात्र है, गायनेकोलॉजिस्ट है वास्तव में। लेकिन ये उसने पति के लिए, उसके पति के लिए इन्हें आरंभ किया, और फिर रिजल्ट देखकर बाकी लोगों के लिए भी बनाना आरंभ किया। मैंने भी प्रयोग किया है इस प्रकार से। तो लोगों को अगर दिखाने के लिए कि शुगर कम हो गई है, तो इस ये तरीका एक हो सकता है इस प्रकार से। और वैसे देखा जाए तो चावल पूरा बंद कर देना चाहिए ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन चावल त्रिदोषज्ञ है, तो मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि चावल पूरा बंद कर दे। पुराना शाली होना चाहिए, 1 बरस पुराना इस प्रकार से, ये आवश्यक है, वो नहीं हो रहा। तो नवीन धान्य जो है वो सभी अभिसंधि इस प्रकार का है, और उसका सेवन नहीं करना है। चावल गेहूं ये दोनों अगर 1 बरस पुराने प्रयोग मिलाते हैं तो ठीक रहेगा। और ऑर्गेनिक क्या नैसर्गिक होने चाहिए। दही वगैरह से तो दूर रहना है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन फिर भी और पानी रिस्ट्रिक्ट करना है। खास करके जब नेप्रोपैथी की शुरुआत होती है तो मैं 2 लीटर पानी सोना और लाजा डाल के उबाल के ½ लीटर रखना चाहता हूँ, और फिर वही पानी, इतना ही पानी पीना है एक साथ साथ, ऐसी सलाह देता हूँ। दूध पे रहते हैं तो शुगर कम हो जाती है। मेरे पास काफी कैंसर के मरीज होते हैं जिनको डायबिटीज भी होता है, और वो गोलियां लेते रहते हैं, या फिर इंसुलिन पर भी डिपेंडेंट होते हैं। तो उन मरीजों में मेरा अनुभव है कि जब दूध शुरू करते हैं, केवल दूध पे रखते हैं, तो शुगर ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाती है। धीरे धीरे ये एलोपैथी की दवाई पूरी बंद कर सकते हैं। और केवल दूध पे अगर मरीज रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये भी एक बात हो सकती है, 2 दफा खाना खाना और 1 या 2 दफा दूध लेना देसी गाय का, ये थोड़ा मॉडेस्ट अप्रोच इस प्रकार का रहेगा। फल के बारे में भी सोच सकते हैं, जब खाना खाएंगे तो उसके साथ में ऑर्गेनिक फ्रूट अगर मिलता है तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इन सभी से शुगर कंट्रोल होगी कुछ हद तक इस प्रकार से। लेकिन आपका टेंशन अगर नहीं जाएगा, स्ट्रेस नहीं कम होगा, तो फिर भी शुगर बनी ही रहती है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और इंसुलिन लेना या डायबिटीज की दवा लेना, ये उसका आंसर है ही नहीं इस प्रकार से। तो मूल रूप से शरीर इंद्रिय तत्वात्म संयोग, इससे आयुष बनता है। तो जो मन है, बुद्धि है, उसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो दातार गुरु जी के अनुसार अगर आकाशीय नाद है यकृत के, तो पहले जटामांसी फांटा और फिर बाद में वसंत कुसुमाकर ये शुरू करना, ऐसा उनका कहना था। तो इससे धीरे धीरे असर होता है, ऐसा नहीं होता कि असर नहीं होता, असर होता है, धीरे धीरे होता है इस प्रकार। और लोग तुले रहते हैं कि नहीं, मेरा शुगर कम होनी चाहिए, मेरी शुगर कम होनी चाहिए, जब तक ये कम नहीं होगी तब तक ये दवा कुछ काम नहीं कर रही है इस प्रकार से। किडनी फेलियर में भी वही सिलसिला आता है कि पेशेंट माउसी फांट और वसंत कुसुमाकर
कि क्रिएटिनिन 4 था वो 4.5 हो गया, बाप रे, का दवाई काम नहीं कर रही है, इस प्रकार से समझ लेते हैं। तो ये अभी एलोपैथी ने ये इन्वेस्टिगेशन माइंडेड इस प्रकार का लोगों को बनाया है, जो कि अच्छा नहीं है। तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, इसको ज्यादा महत्व है। सीरियल फ्लोर, डी फ्लोर, डी एपोस्ट्रोफी एस फ्लोर इस प्रकार का था। अभी फिर से अगर शुरू हो गया, उसमें मूंग आधा है और बाकी सभी दालें हैं, मसूर है, उड़द दाल है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। उसका प्रमाण उसने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और मेथी डाली है उसमें, उसके साथ में, और थोड़ा नमक इस प्रकार। तो ये अगर सीरियल्स का लेते हैं और बिल्कुल चावल रोटी नहीं खाते हैं, तो शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। चाहे स्ट्रेस से रिलेटेड है तो भी कंट्रोल होती है। लेकिन हमें अग्नि और पचन ये दोनों भी देखने हैं, और वायु बढ़ता है इससे, ये भी एक बात आवश्यक है देखने के लिए। तो इससे वजन कम हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों का अनुभव है। और फिर ये अपतर्पण जाति की दवा इस प्रकार की है। लेकिन फिर भी लोग अगर शुगर कम होने से संतुष्ट होते हैं, तो एक थोड़ा मेंटल स्ट्रेस उसका रहता है, वो भी कम हो जाता है। ये बात है शुगर के जरिए होने वाला स्ट्रेस। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शायद हमें इसके बारे में कुछ करना पड़े तात्कालिक रिजल्ट्स के लिए। 16 घंटा फास्टिंग, ये भी एक बात बताई जाती है। 2 ही दफा खाना खाओ, लेकिन शाम को 4-5 बजे खाना खा लिया, तो दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे खाना खाना है, इस प्रकार से। और कुछ बीच में कुछ भी नहीं लेना है, इस प्रकार से। तो आहारम पचति शक्ति दोषान आहार वर्जित पचति। अग्नि पहले आहार का पचन करता है, दोष आहार नहीं मिला तो दोष का पचन करता है। तो ये इस प्रकार के लंघन की बात कैंसर में भी आती है, डायबिटीज में भी आती है, अन्य विकारों में भी आ सकती है। लेकिन स्थूल के लिए ये ठीक है, कृषक व्यक्ति के लिए अपतर्पण होना ये भी ज्यादा अच्छा इस प्रकार का नहीं है। और मेहेशु संतर्पणमेव कार्यम ऊर्ध्वं तथाधश्च मले पनीते, मेहेशु संतर्पणमेव कार्यम, ये जो चरक सूत्र है उसके मुताबिक इसमें संतर्पण करना, ये शायद हमें शक्कर देनी है ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी गुण प्रधान इस प्रकार का आहार देना है, तो रोटी सब्जी दाल ये बातें हो सकती है। लेकिन वो अग्नि के अनुसार पर्याप्त मात्रा में देनी है, और उसका पचन भलीभांति होना है। पचन नहीं होगा तो फिर ये सब प्रॉब्लमेटिक है इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रमेह में चिकित्सा करनी है। अभी मैं मानता हूँ कि डायबिटीज और प्रमेह अलग रहेंगे ज्यादातर। हम ये कह सकते हैं कि इसको डायबिटीज हुआ है इस प्रकार से, और प्रमेह है या नहीं है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी बीमारी अगर है तो उसका कुछ ना कुछ इलाज करना है। और केवल शुगर लेवल को नहीं देखना है, ये सबसे अहम मुद्दा है। डायबिटीज में मिलते ही ये ऐसा नहीं है। ये जो प्रकार बताया है, मूत्र वर्ण प्रभेद है ना, भेदों में है शुक्लते। अगर हम मूत्र परीक्षण करते हैं, तो सांद्र मेह, सांद्र प्रसाद मेह और उदक मेह ये ज्यादातर हमें समझ में आते हैं। उसके लिए अलग अलग योग सुश्रुत में बताए गए हैं। चरक ने
कफजमेह के लिए, एक पित्तजमेह के लिए, वातजमेह के लिए, इस प्रकार के योग बताए। लेकिन सुश्रुत में स्पेसिफिक इस प्रकार का फेन में ही अगर है तो आरग्वत त्रिफला कषायम वगैरह इस प्रकार का बताए हैं। सिर्फ फास्टिंग शुगर बढ़ रही है या फिर पीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि रात का जो खाना है वो ठीक तरीके से हजम हजम नहीं हो रहा इस प्रकार से। क्योंकि उसका एक पीक होता है कि शुगर खाना खाने के बाद बढ़ती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। तो पचन के बारे में ही सोचना है, मलमूत्र विसर्जन अच्छे तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में सोचना है। और हमारी दवाइयों से ये फास्टिंग कम होती है अगर हम पचन वगैरह का सभी का विचार करके देते हैं तो। और फिर वो रात में दवा ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है, तो उसको कम करना पड़ता है, नहीं तो हाइपोग्लाइकेमिया होने की शिकायत हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। तो दोनों में फास्टिंग अगर बढ़ रही है, पोस्टपैंडियल इस प्रकार की बढ़ रही है, तो खाने में क्या क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और HbA1c ये ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षण है। तो स्टेबिलिटी कितनी है, क्योंकि शुगर लेवल फ्लक्चुएट होती रहती है, तो HbA1c अगर नियमित रूप से कम होती जा रही है, स्टेबल हो रही है, तो ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। अब मॉडर्न साइंस के अनुसार पहले 6.3 रख करते थे HbA1c, अब इन्होंने 5.7 कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एलोपैथी की दवाई शुरू करनी है। हाँ, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने तो एकदम उल्टा खतरा लेके 8.4 तक नॉर्मल HbA1c बताई इस प्रकार से। In some patient, fasting sugar is normal or high, PP is low. How to think about it? PP अगर लो है तो संतर्पण की जरूरत है, ये समझ लेना चाहिए इस प्रकार से। और फिर पर्याप्त मात्रा में खाना खाना चाहिए इस प्रकार। तो मैं केवल फास्टिंग कितनी है, पीपी कितनी है, HbA1c कितना है, ये सब देखकर हमें उसी के आधार पर चिकित्सा नहीं करनी है। ओवरऑल कंडीशन ऑफ द पेशेंट ये देखो, नींद आ रही है, वेट कम तो नहीं हो रहा कम से कम इस प्रकार से, जब तक कम हो गया था उससे कुछ बढ़ने लगा इस प्रकार की अगर स्थिति हो जाए, स्फूर्ति रहे, और ये बार बार पेशाब जाना ये भी अगर नहीं रहे, तो शायद शुगर फ्लक्चुएट होती रहती है तो भी कुछ वांदा नहीं है। लोग नहीं मानते, ये सबसे अहम मुद्दा है। अभी एलोपैथी में सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र जो विकसित हुआ है, खास करके दवाइयों के आधार पर, फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च के आधार पर, वो अहम बात है। हमें इसके बारे में जन जागरण करना पड़ेगा कि केवल इस बात को ध्यान मत दो, मैंने एस्पिरिन की गोली ले ली, मेरा सर दर्द बंद हो गया, या फिर मेरा घुटनों का दर्द बंद हो गया, ये वास्तव में चिकित्सा है ही नहीं। तो जब हम सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात करते हैं तो मूल रूप से उसकी चिकित्सा होनी ही है, इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। तात्कालिक परिणाम के लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ करेंगे, लेकिन मूल रूप से रोगों की चिकित्सा होनी चाहिए। तो ये बात समाज भूल गया है कि मूल रोग की ट्रीटमेंट होनी है और केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ से बात नहीं बनेगी इस प्रकार से। तो लोगों को ये बार बार पूछना पड़ेगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है, इस प्रकार से तुम बताते हैं हाँ मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट्स बराबर नहीं है इस प्रकार से, ये ठीक नहीं आ रहा है। उनका बताना है ठीक है, सब्र रखो, धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएंगे इस प्रकार से। मेरे पास कैंसर के मरीज आते रहते हैं, उनको बीपी की गोली चालू रहती है, डायबिटीज की गोली चालू रहती है, इंसोम्निया के लिए कुछ होता रहता है इस प्रकार से।
जैसे दवाइयाँ शुरू होती है, दूध पे रखते हैं, तो ये सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं, सभी गोलियां बंद हो सकती है। डायबिटीज की गोली छूट जाती है, बीपीपी गोली, बीपीपी की गोली भी छूट जाती है, जरूरत नहीं रहती इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें मूल रूप से रोग की चिकित्सा अगर हम कर पाते हैं तो सिम्टोमेटिक रिलीफ की कोई बात नहीं रहती कि उसके लिए दवा लेते रहना है, ये बात नहीं रहती इस प्रकार। तो ये मामला काफी टेढ़ा है। और केवल दवाइयां से बात नहीं बनती, ये भी बात सभी को ध्यान में रखनी ही है। उसकी पूरी दिनचर्या जो है वो देखनी है, कितनी दफा खाना खाना है, पचन कैसा है, अग्नि कैसा है, और मानसिक तान तनाव कितने हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, या फिर विचार बहुत ज्यादा करते हैं क्या, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी है। केवल शुगर इतनी है नहीं होता है। मैंने हजारों मरीज दूध के ऊपर रखे हैं। कुछ मरीजों में 3-4 महीने के बाद ऐसी स्थिति हो सकती है कि नहीं, मुझे दूध से नौशिया हो गया, दूध एकदम नहीं जा रहा, उल्टी हो रही है, तो उनमें 1-2 दिन रुकते हैं और फिर शुरू करते हैं। लेकिन जनरली 1.5-2 लीटर से ऊपर दूध जाता है तो दूध चालू रखते हुए, और अग्नि अच्छा है, भूख लग रही है, तो दूध के साथ लाजा शुरू में, फिर दूध के साथ रोटी या चावल, और फिर एक दफा का खाना, दाल चावल, रोटी सब्जी, इस प्रकार का। नहीं, दोन्ही पद्धतीने नहीं होता। हाँ। हम्म, नहीं ऐसा है। दिनचर्या आपकी ठीक रही है, इन सभी के बावजूद, स्ट्रेस वगैरह होने के बावजूद भी, अगर आपको नींद आ रही है, खाना अच्छे तरीके से पचन हो रहा है, तो शायद ये बात नहीं आती कि कुछ करना है इसके लिए इस प्रकार से। लेकिन ये व्यभिचारी हेतु के रूप में रहेगा। मानसिक तनाव वगैरह जो है, उस समय नहीं हो रहा है तो फिर भी बाद में ये बात हो सकती है। इसलिए ये अगर कारण है तो उसके बारे में कैसे डील करना है, इसके बारे में सोचना चाहिए इस प्रकार से। और लेकिन इसमें है ना, एक आनुवंशिकता अगर है तो हमें सजग तो होना चाहिए, चाहे संतर्पण से हो चाहे अपतर्पण से हो, लेकिन प्रमेह से बचना चाहिए। तो रेगुलर शोधन करते रहना चाहिए। और दिनचर्या करते रहना चाहिए। सीकेडी पेशंटला पण हे लागू होतं का, आणि एखाद्याला लॅक्टोज इंटॉलरन्स असेल तर ते पेशंट कसं हाताळायचं? विच बुक इज रीडिंग डाउन? चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 29वां सूत्र अभी शुरू करना है, मैं थोड़ा इसके बारे में सोचूंगा। तो सीकेडी पेशेंट में भी ये लागू होता है। सीकेडी पेशेंट में पानी का पचन नहीं होता, दूध का पचन होता है। तो इनको केवल दूध पे रखते हैं तो भी अच्छा होता है, लिक्विड ओवरलोड नहीं होता दूध से, क्योंकि दूध अन्न है। ये प्रॉब्लम उदकव स्रोतस की है, अन्नव स्रोतस की नहीं है। अग्नि अच्छा है, आप दूध को पचा लेते हैं, तो हमारे पास मरीज अगर आते हैं कि पूरी सूजन है, पूरी बॉडी पे सूजन है, सांस फूल रही है, इस प्रकार से,
तो केवल 2 दिन में पूरी सूजन चली जाती है, केवल दूध पे रखते हैं तो पूरी सूजन निकल जाती है। और 1.5-2 लीटर तक अगर दूध लेते हैं तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो हो जाता है, सुधार होने में काफी समय लगेगा। क्रिएटिनिन अगर 8, 9, 10, 11 इस प्रकार का है और यूरिया भी 200 अगर इस प्रकार का है तो उसको कम होने में काफी देर लगेगी। और इसमें भी टेंशन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। कुछ मेरे मरीज ऐसे भी है उसका पांडु इस प्रकार का निदान है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम है, 6-7 इतना ही है, तकलीफ पेशेंट को कुछ भी नहीं है। फिर भी क्रिएटिनिन 5-6 इस प्रकार का, यूरिया ज्यादा है। और एलोपैथी वाले करते हैं नहीं नहीं आपको डायलिसिस शुरू करना ही है, शुरू करना ही है, इस प्रकार की बातें होती रहती है। तो ऐसी हालात में पेशेंट को आश्वस्त करना कि ठीक है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करें ये एक अलग बात है। मैंने काफी दवाइयों का प्रयोग किया है हीमोग्लोबिन सुधरने के लिए, वैसे तकलीफ कोई नहीं है, फिर भी हीमोग्लोबिन कम है यही डरावने वाला होता है। तो हेमोटिव जूस करके इनका संचोमिका आता है मनकमिका वाला, हेमदा करके एक टैबलेट्स है, ताप्यदी लोह, नवायस लोह, ये गौड़ारिष्ट या फिर लोहासो वगैरह वगैरह। रक्त जीवन है इनका, आयुर्वेद सेवा सिंह नासिक का, इन सभी का प्रयोग करता रहता हूँ। अष्टगुण मंड भी है इसमें, जिसमें रक्त को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का बताया गया है। फिर भी हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है। कुछ मरीज ऐसे मिलते हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है। पांडु की चिकित्सा करने के हैसियत से मैं सोच रहा था कि स्नेहपान करके शोधन करके फिर ये सभी चिकित्सा करेंगे तो शायद अच्छा होगा। लेकिन उसके काबिल सभी मरीज होते हैं ऐसा नहीं बता सकते। वैसे बस्ती चिकित्सा एक अहम चिकित्सा है, खास करके पिंडिकोद्वेष्ट अगर लक्षण प्रधान है तो मुस्तादी अपन अच्छा काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य आता है कि हमारे दृष्टि से निदान करो और फिर उसके अनुसार चिकित्सा की कोशिश करो। इन्वेस्टिगेशंस पर ध्यान रखो लेकिन उनको महत्व नहीं देना। इन्वेस्टिगेशंस केवल हमें, हाँ एक पैरामीटर है उसको भी देखना है, इस तरीके से अगर करते रहेंगे तो नौबतें कम आती है। लेकिन मरीज चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें इन्वेस्टिगेशंस में सुधार होना जरूरी प्रकार का। तो ठीक है, जब हम प्रमेह निदान प्रमेह चिकित्सा में उतरेंगे तब इसके बारे में और बहस इस प्रकार की होगी सूत्रों के आधार पर। लेकिन ये सिलसिला केवल प्रमेह से जुड़ा नहीं है, बाकी भी रोगों से, जहाँ एलोपैथी के हिसाब से कुछ लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये जनरली जर्सी गाय के दूध का लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, देसी गाय के दूध का नहीं होता है। तो ऐसे हालात में अगर देसी गाय के दूध का भी हजम नहीं होता है तो वो को साथ में करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे दूध को इस प्रकार से। तो फिर बात होती है, तो शुरू में दूध कम रखना है और बाकी आहार देना है, धीरे धीरे दूध को बढ़ाना है, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन जर्सी गाय के दूध के बारे में लैक्टोज इंटॉलरेंस ज्यादा है, देसी गाय के बारे में उतना नहीं है। हरितकिम पंचरसाम अलवणाम शिवाम, उष्णाम अलवणाम शिवाम। तो हरितकी जो है पंचरसात्मक, उष्ण, अलवण और शिवा है इस प्रकार की। तो इसमें 5 रस है लवण को छोड़कर। और इसमें अगर सेंधा नमक मिलाया जाता है तो षड्रसात्मक संयोग हो जाता है इस प्रकार। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का, मैंने एक बात बताई थी, केस बताई थी। एक युवा लड़की जिसको
तकलीफ थी सरदर्द की, बार बार सरदर्द होता था और पीरियड्स बिल्कुल बंद हो गए थे। तो महीने में एक बार 3-4 दिन बहुत ही सरदर्द रहता था, जबकि पीरियड्स नहीं आते थे लेकिन सरदर्द, उल्टी, शुष्क, सर्दी ये लक्षण होते थे। उसकी शुरुआत जो हुई थी उसको कामला हुई, उसमें अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट एलोपैथी की नहीं हुई, और फिर बानू कोया जी ने उसको फर्टिल टैबलेट दे दी, जबकि ये मेंसेस उसमें डिलेड हो जाते थे, इसकी शादी नहीं हुई थी, और फिर उससे मेंसेस बंद ही हो गए। फिर मेरे पूर्व दो प्रधान चिकित्सकों की आयुर्वेद की दवाइयाँ 3-3 बरस तक चली। उसका फायदा नहीं हुआ। मेरे पास जब आई वो 26 बरस की थी। तो मैंने पंचकर्म करवाया शुरू में। वमन, विरेचन, बस्ती ये सभी करवाया, फिर भी उतना रिजल्ट नहीं मिला। कुछ थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ज्यादा रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं भी तंग आ चुका, मैंने 3 बरस मेरे पास हो गए। तो मैंने कहा कि तुम्हें अगर दूसरे किसी के पास जाना है तो जाओ, क्योंकि मैंने भी 3 बरस प्रयास किए हैं। तो वो बोली नहीं, अब मैं किसी के पास नहीं जाने वाली, मैं 3 3 बरस पहले ही ट्रीटमेंट अच्छे वैद्यों की कर चुकी हूँ और फिर भी ये नहीं हुआ है इस प्रकार से। तो आप जब तक दवा देते रहेंगे मैं दवा लेते रहूंगी, आप मैं कहेंगी कि अब मेरे पास दवा नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसे ही सहते रहूंगी। तो मेरे लिए और मुसीबत की बात हो गई। उसकी प्रोलैक्टिन लेवल 210 थी। थोड़ा सा दूध आता था ब्रेस्ट से, और मैंने दवाइयों में वात पित्त प्राधान्य इस प्रकार को पकड़कर शतावरी का वगैरह भी प्रयोग किया था। ऐसा नहीं था कि प्रोलैक्टिन लेवल हाई तो शतावरी नहीं देनी है, ऐसा विचार नहीं किया था मैंने। फिर मैंने मूल रूप से सोचना आरंभ किया कि संतर्पण करना है या अपतर्पण करना है। और फिर मैंने सोच लिया कि अपतर्पण करना ही जरूरी है, संतर्पण वात पित्त प्राधान्य है तो भी संतर्पण नहीं करना है इस प्रकार से। और मैंने हरित किया और सैंधव सैंधाना में, क्योंकि उसको नमक ज्यादा खाने की इच्छा होती थी, ये भी बात थी। ये संयोग मैंने किया। और ये सब मामला सुलझ सुलझ गया, उसके पीरियड्स आने लगे रेगुलरली, सदर बंद हो गया। तो केवल शमन से भी कितना फायदा हो सकता है, इसका ये अच्छा नमूना है। शोधन करने के बावजूद भी जो रिजल्ट्स नहीं मिले थे वो भली भांति, हाँ मैंने सैंधव नहीं, मैंने नागभस्म दिया था, सॉरी, हरितक्या और नागभस्म ये मैंने दिया था। और उससे ये सब प्रॉब्लम सुलझ गया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, जब मैंने कोलटकर सर को बताया कि ऐसे ऐसे केस मैंने ऐसा ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे संयोग अच्छा हो गया हरितक्या और नाग इस प्रकार का, और षड्रसात्मक संयोग इस प्रकार का हो गया। वैसे पारागंधक कज्जली के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये षड्रसात्मक संयोग इस प्रकार का हो जाता है। और फिर उसके जरिए, ये तो कैटेलिटिक एक्शन उसकी है पारागंधक की, तो कज्जली की, तो उसके जरिए अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये अलवणा है और शिवा है, ये एक आधिदैविक एस्पेक्ट है, कल्याण करने वाली इस प्रकार की है। कदाचित कुपिते माता नोदरस्था हरितकी, माता नास्ति गृहे यस्य तस्य माता हरितकी, जिसके घर में माँ नहीं है उसकी माता हरितकी है। कदाचित कुप्यति माता, कदाचित माँ हम पर गुस्सा कर सकते हैं, नोदरस्था हरितकी, लेकिन हरितकी नहीं करती है इस प्रकार। तो इसके बारे में काफी बहस मूल ग्रंथों में है, हरितकी वगैरह के बारे में। और रसायन के हिसाब से उसको देखा जाता है, दोषानुलमनी लघ्वी विद्या दीपन पाचनी। ये लघ्वी यहाँ पे उल्लेख है, निर्देश है। तो वैसे हरितकी गुरु होनी चाहिए, और कहीं देखते हैं इस प्रकार के रेफरेंसेस क्या है इस प्रकार से।
लेकिन दोषानुलोमन करने वाली दीपन पाचिनी इस प्रकार की है। आयुष्याम पौष्टिकिम धन्याम वयस स्थापनीम पराम। आयुष्य है, पौष्टिकी है। हम समझते हैं कि हरित की अपतर्पण करने वाली है, लेकिन एक बार अपतर्पण हो जाने पर अगर रस्सा अच्छी तरीके से बनता है, खाना अच्छे तरीके से हजम होने लगता है, तो पौष्टिकी भी है, धन्या है, वयसा स्थापनी पराम, और वय स्थापनी इस प्रकार की हरित ग्रहण भी है। इसी के लिए सर्वरोग प्रशमनिम बुद्धिन्द्रिय बल प्रदाम, सभी रोगों का प्रशमन करने वाली और बुद्धि इंद्रिय बल देने वाली। तो खास करके जो मतिबंध इस प्रकार के बालक होते हैं उनमें हरितकी का प्रयोग कोलटकर सर भी करते थे, मैं भी करता था, और शहद में घीस कर हरितकी देना, इस प्रकार का वो प्रचलन था। कोकेन एडिक्शन चिकित्सा में हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं क्या? ये तो बताना मुश्किल है। एडिक्शन जो है वो प्रज्ञापराध का परिणाम है, खास करके धृति विभ्रंश का परिणाम है। धृति विभ्रंश अगर दूर नहीं होता तो कोई भी एडिक्शन से छुटकारा नहीं होता। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो ये बुद्धि देने वाली है, इससे शायद कुछ बात हो सकती है। और तृतीय मास में व्यक्ति भवति मासे से तृतीय गात्र पंचकम मूर्धाद्वय शक्तिनी भाव सर्व सूक्ष्मांग जन्म च सममेव च मूर्धाद्वय ज्ञानं च सुख दुख ये बात कही गई है। तो मूर्धा वगैरह जो है उसके साथ सुख दुख का ज्ञान होने लगता है। तो जब हम ऑटिज्म के मरीज देखते हैं, मतिमंदत्व के मरीज देखते हैं, उसमें तीसरे महीने में कुछ हुआ था क्या, ये पूछना जरूरी है। कुछ हादसा हो गया और बहुत शोक हुआ, दुख हुआ वगैरह वगैरह, इस प्रकार का कुछ हुआ है, तो तीसरे महीने का कषाय या कल्प, गर्भपाल रस और फलगुरता अनुपान ऐसा अगर देते हैं, तो इस प्रकार से गर्भिणी अवस्था से उत्पन्न जो बीमारियां है, विकार है, तो ये बात हो सकती है। पित्त जो उन्माद के लक्षण है, रसायन और व्यवस्थापन कार्य में बेसिक फर्क क्या कैसे रहेगा? रसायन प्रशस्त धातु निर्माण करने वाला इस प्रकार का है, उसका एक नतीजा वदय व्यवस्थापन ये हो सकता है कि हमारे उम्र के हिसाब से वार्धक्य जो आता रहता है वो वार्धक्य नहीं आता, वहीं पे तुम्हारा बायोलॉजिकल एज जो है वो स्थिर हो जाता है। चित्त जो उन्माद के लक्षण है, मानस संतर्पण और शारीर अपतर्पण, व्हाट टू डू इन सच केसेस। ये बात सही है, मानस संतर्पण और शारीरिक अपतर्पण इस प्रकार का, जब हम 2 ही दफा खाना खाना वगैरह इस प्रकार से बताते हैं तो ये शारीरिक अपतर्पण है। मानस संतर्पण के लिए अच्छे चीजों के बारे में विचार करना, पॉजिटिविटी होना, ये बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी अगर बनी रहती है तो मानस अपतर्पण हो जाता है। तो किसी भी चीज में पॉजिटिव क्या है ये देखना, ये जरूरी इस प्रकार का होगा। हरितिकी चक्षुषा लघोर आयुष्या ब्रूहणी वातानुलोमनी, ब्रूहणी चानुलोमनी, तो लघु यहाँ पे भी है, तो थोड़ा हरित की विरेचन करने वाली है, और भूमि तो यह गुणाधिकम, विरेचन करने वाले द्रव्य जो है तो भूमि तो यह गुणाधिक इस प्रकार से होने वाले हैं। तो ये बात ध्यान में रखते हुए शायद हम उसको गुरु इस प्रकार, मेरे भी समझ में ये नहीं था, ध्यान में नहीं था कि हरित की लघवी है इस प्रकार से। तो ये बुद्धिन्द्रिय बल प्रदाय एक अहम मुद्दा है इसका, और खास करके ऑटिज्म और मतिमंदत्व, इनके बारे में इसके
बारे में सोचे, ये ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार का किस प्रकार से कार्य करें, शायद हम कल बातें बनाएंगे। अभी यही सिलसिला चल रहा है, तो कल इसको आगे लेके जाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि विश्रामः।